नमस्कार बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में दूसरा पार्ट। इसमें बात चलेगी हमारी ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या उद्देश्य हैं हमारे जो हम मैनेजमेंट करते हैं उनके पीछे एक संस्था का उद्देश्य क्या रहता है, कौन कौन से उद्देश्य होते हैं, ताकि हम किसी संस्था मैनेजमेंट को इतना इम्पोर्टेंट रखती है, मैनेजमेंट को एकदम स्किलनेस बनाना चाहती है, एफिशिएंसी करनी चाहती है। कल आपने बताया था इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी, दो बात बताई थी। तभी मैनेजमेंट होता है। एक सिक्के के दो रूप होते हैं, एक तो होता है एक तो होता है आपका एफिशिएंसी और एक होता है इफेक्टिवनेस। दोनों चीज़ ही हर संस्था चाहती है कि हमारी संस्था में इफेक्टिवनेस भी हो और एफिशिएंसी भी हो, तभी कह सकते हैं कि ये मैनेजमेंट एक टॉप का मैनेजमेंट है। देखें ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, संगठनिक उद्देश्य, संगठन के उद्देश्य। सबसे पहला तीन प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं मैनेजमेंट के। पहला होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। कोई भी संस्था इन तीन ऑब्जेक्टिव को पूरा करती है तो समझ लीजिए उसका मैनेजमेंट अच्छा है। अगर ये तीन ऑब्जेक्टिव आपके पूरे नहीं होते तो आपका मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, उसे समाज में और सरकार की में या देश में उसे अच्छा नाम प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले जो आपको ध्यान देना है कि ये तीन जो उद्देश्य है संस्था वो पूरे प्राप्त कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। तो सबसे पहले देखेंगे क्या है हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट, यानी संगठन के उद्देश्य। हमने कोई संगठन बना लिया, नवोदय विद्यालय मान लीजिए संगठन है हमारा, तो क्या हमारे उद्देश्य प्राप्त हो पा रहे हैं? नवोदय विद्यालय क्या सरकार में हमारे काम का, हमारे जो प्रयत्न कर रहे हैं टीचर नवोदय विद्यालय प्रयत्न कर रहे हैं कि लोगों को उसको जानकारी है? क्या समाज के लोगों को उसकी जानकारी है? क्या समाज को उसका बेनिफिट हो पा रहा है? हमारे देश को उसका बेनिफिट हो पा रहा है? तो ये क्या है ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके उद्देश्य पूरे हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। आज नवोदय विद्यालय का नाम है, आज लोग वह कंपटीशन के लिए तैयार हैं, कंपटीशन से प्रवेश हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो फुलफिल हो रहे हैं। तो देखें पहला क्या है सर्वाइवल। पहला बता रहे हैं ये जो संगठन का उद्देश्य होता है वो पहला होता है सर्वाइवल। सर्वाइवल माने होता है जीवित रहना। क्या होता है सर्वाइवल माने? जीवित रहना। जीवित रहने का तात्पर्य होता है कि लोगों की नज़रों में आना। मान लें हमने कोई व्यापार किया, मान लीजिए मैंने कोई बिस्कुट का काम किया कि भाई गॉड बिस्कुट मैंने बना लिया। गॉड बिस्कुट मैंने अगर बना लिया तो मार्केट में उसकी कोई पहचान है? क्या लोग जानते हैं कि इस नाम का कोई बिस्कुट भी है? आज 100-150 कंपनियां बिस्कुट बनाती हैं, लेकिन अगर आपसे नाम पूछा जाए तो आप 10 बिस्कुट के भी नाम नहीं बता पाएंगे। जितने नाम आपको मालूम होंगे तो उतने ही बिस्कुटों को आप मान लीजिए वो ही सर्वाइव है, वो ही बिजनेस में सर्वाइव कर रहे हैं जिनका हम नाम जानते हैं। तो हर व्यक्ति के नाम पर, जवान पर नाम होना ही क्या कहलाता है सर्वाइवल। हमारा जो पहला उद्देश्य होता है संगठन का वो जो होता है कि हमारी संस्था का नाम सभी लोगों की जबान पर कम से कम हो, लेना देना हो या ना हो, लेकिन वो जानते हो कि जो हमारी संस्था है ऐसी कोई संस्था इस नाम की संस्था है, दैट इज सर्वाइवल। तो सब किसी भी संस्था का जो पहला उद्देश्य होता है वो नाम कमाना होता है, अपनी पहचान बनाना होता है, जिससे हम कहते हैं सर्वाइवल। कि व्यवसाय में जो हमारा व्यवसाय है वो सर्वाइव कर रहा है। पहला उद्देश्य जो हमारे संगठन का पहला उद्देश्य सर्वाइवल। तो क्लियर हो गया। कोई भी संस्था क्या चाहती है कि उसके व्यवसाय की पहले क्या हो, मार्केट में पहचान बने। 150 बिस्कुट पहले से ही है तो पहला उद्देश्य हमारा क्या होगा कि लोग हमारे बिस्कुट के बारे में जाने। जो 10 बिस्कुट हैं उनमें हमारी काउंटिंग हो, 9वें नंबर पर, 8वें नंबर पर, 6ठे नंबर पर, यानी कम से कम 10 बिस्कुट। जैसे मैंने आपसे नाम पूछा कि 10 नाम बताइए तो 10 नामों में हमारी कंपनी का भी नाम हो। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा पहला उद्देश्य पूरा हो गया, सर्वाइवल, जीवित रहना। दूसरा उद्देश्य होता है प्रॉफिट। फिर जो संस्था का पहला उद्देश्य हो गया पूरा कि हम जीवित हैं, तो दूसरा हमारा उद्देश्य होता है प्रॉफिट कमाना, लाभ कमाना। क्योंकि कोई भी संस्था लाभ जब तक नहीं कमाएगी उसे हम प्रॉफिटेबल संस्था नहीं कहेंगे, फिर वो क्या बन जाएगी एनपीओ। तो व्यापार का मतलब ही क्या होता है लाभ कमाना। व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य क्या है लाभ कमाना। तो दूसरा जो उद्देश्य होता है मैनेजमेंट का वो होता है लाभ कमाना। हर संस्था चाहती है उसे अधिक से अधिक लाभ हो,
लेकिन अधिक लाभ करने के लिए जनधन की हानि ना हो, किसी प्रकार की कोई 420 ना हो। लाभ कमाएंगे हम कैसे? अच्छे मैनेजमेंट से। तो दूसरा उद्देश्य होता है लाभ कमाना। ये क्या का उद्देश्य है? संगठन का। हर संस्था ये ध्यान देती है कि हमारी जो संस्था है अब वो लाभ की स्थिति में हो, हानि की स्थिति में ना हो। तो दूसरा उद्देश्य होता है लाभ कमाना, प्रॉफिट मोटिव। फिर है तीसरा ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब होता है वृद्धि करना। अब भाई हमने कोई संस्था खोल ली, एक नवोदय खोल लिया, फिर एक नवोदय हमने यूपी में खोले, फिर यूपी से हमने राजस्थान में खोले, एमपी में खोले, पूरे देश में खोल दिए आज। तो ये क्या है? ग्रोथ, वृद्धि करना। पहले 1-2 नवोदय खोले होंगे सरकार ने, जब वो सफल हो गए तो उन्होंने 4 नवोदय और खोले होंगे, फिर 8 नवोदय खोले, फिर और सफल हो गए। और जैसे अभी एमपी में सर्वोदय विद्यालय खोले हैं, तो अभी 5 सर्वोदय विद्यालय खोले गए हैं जो पायलट प्रोजेक्ट पर है। अगर वो सफल होते हैं तो सरकार सर्वोदय विद्यालय के लिए भी क्या करेगी और पूरे देश में खोलेगी। अभी एमपी में 5 जगह खोले गए हैं। ग्वालियर है इसमें, और आपके इंदौर है, एक जबलपुर है, एक भोपाल है, और एक और है, मुझे ध्यान नहीं है। 5 जगह ये पक्का मालूम है कि 5 नवोदय विद्यालय एमपी में, सॉरी सर्वोदय विद्यालय एमपी में खुले हैं। तो ग्रोथ क्या होती है? हमारी बात चल रही थी ग्रोथ क्या होती है? वृद्धि। तो हर व्यवसाय का, मैंने एक मिठाई की दुकान खोल ली, तो मैंने पहले पहचान बना ली, मेरा नाम हो गया। तो क्या होगा? जब मेरा नाम होगा तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे तो क्या होगा? मुझे प्रॉफिट होगा। क्या होगा? मुझे प्रॉफिट। जितने ज़्यादा लोग बढ़ते जाएंगे उतना मेरा प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। फिर क्या होगा? जब ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ज़्यादा लोग जुड़ जाएंगे, तो मैं उनकी पूर्ति नहीं कर पाऊंगा। जब पूर्ति नहीं करूँगा तो क्या करना पड़ेगा? मुझे व्यवसाय को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। अगर व्यवसाय को बढ़ाना पड़ेगा तो उसे क्या कहते हैं? ग्रोथ। एक दुकान से मैंने 2 दुकान कर ली, 2 दुकान से मैंने 4 दुकान कर ली, 4 दुकान से मैंने 8 दुकान कर ली। पहले मैंने लोकल लेवल पे दुकान खोली, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खोली, फिर मैंने स्टेट लेवल पे खोली, फिर नेशनल लेवल पे खोली, और आज इंटरनेशनल में मेरा मार्केट है। दैट इज क्या कहलाता है? ग्रोथ कहलाता है। तो आपको ऐसे ही लिखना है कि ग्रोथ क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जब नाम कमा लेता है तो ग्राहक लोग आते हैं, ज़्यादा लोग आते हैं, तो उसे अपने व्यवसाय को बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि वो जो उसके साधन है उनको बढ़ाना पड़ता है। तो इसका मतलब क्या कहलाता है? ग्रोथ कहलाता है। अब है अगला हमारा, ये तो हो गया हमारे ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, यानी संगठनिक उद्देश्य पूरे हो गए, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। अगला है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव। तो मैंने बताया था कि कोई भी संस्था जब तक समाज के उद्देश्यों को पूरा नहीं करती तो उसे अच्छा मैनेजमेंट नहीं माना जाएगा। तो हमारी संस्था जब सर्वाइवल हो जाएगी, ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगी और ग्रोथ कमाएगी, विकास हो जाएगा, तो ज़्यादा टैक्स भी तो चुकाएगी नहीं चुकाएगी। जब हमारी सबसे ज़्यादा बिक्री होगी, ज़्यादा टैक्स चुकाएगी, तो उस टैक्स से क्या होगा? भाई मानव जाति की भलाई के लिए हम सरकार को टैक्स देंगे। सरकार क्या करेगी? सड़कें बनवाएगी, रोड बनवाएगी, स्कूल खुलवाएगी, हॉस्पिटल खुलवाएगी। जितना हम कमा के सरकार को देंगे, सरकार उससे ही मानव जाति की भलाई में उस पैसे को लगाएगी। तो ये हो गया सोशल ऑब्जेक्टिव कि हमारा जो मैनेजमेंट है वो सोशल ऑब्जेक्टिव को पूरा करता है, टैक्स कमा रहे हैं। दूसरा क्या है सोशल ऑब्जेक्टिव में? कि हम कोई ऐसा साधन तो नहीं बेच रहे जो समाज को क्या कर रहा है? बर्बाद। ऐसा कोई साधन तो नहीं जो हमारे समाज से क्या, अगर कोई विकृति आ रही है, कोई जनधन की हानि हो रही है, तो ये भी हमें देखना है कि हम जो व्यापार कर रहे हैं वो समाज को बेकार तो नहीं कर रहा, समाज को बर्बाद तो नहीं कर रहा। तो ये भी दूसरी चीज़ आती है हमारे सोशल ऑब्जेक्ट में कि हम ऐसी किसी वस्तु का उपयोग न करें, जैसे हथियार हैं, नशेबंदी है, ये सारी चीज़ें हमारे में नहीं आती सोशल ऑब्जेक्टिव में। ठीक है। अगला है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव होते हैं किसी भी मैनेजमेंट के। पर्सनल ऑब्जेक्टिव में ये होता है कि अपने कर्मचारियों के लिए कितनी सैलरी बढ़ा लें, अपनी कितनी सैलरी खुद की बढ़ा लें, कहाँ अपने ऑफिस खोलें, कहाँ रेजिडेंशियल हमारा रीजनल ऑफिस हो, कहाँ हमारा हेड ऑफिस हो। ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव आता है कि हम किसको क्या अधिकारी बनाएं। ऐसे हमारे कर्मचारी हैं, कर्मचारियों के भी पर्सनल ऑब्जेक्टिव होते हैं। उन्हें कितनी इनकम चाहिए, उन्हें अपने जीवन जीने के लिए कौन सा प्रमोशन चाहिए, किसी को सम्मान चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, क्योंकि व्यक्ति 2 ही चीज़ों के लिए काम करता है, पैसा और सम्मान के लिए। हर व्यक्ति के अपने पर्सनल कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं। हम काम कर रहे हैं या आप पढ़ रहे हैं तो आपकी पढ़ाई के पीछे भी आपके व्यक्तिगत उद्देश्य होते हैं। उन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ही हम सब पढ़ाई करते हैं, वैसे ये जॉब करते हैं। तो जो संस्था होती है वो तीसरा क्या होता है उसका? पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी होते हैं कि जो पैसा कमाएंगे उससे हम और फैक्ट्रियाँ खोलेंगे और व्यवसाय में जाएंगे और क्षेत्रों में व्यापार करेंगे। आज हम कपड़े काम कर रहे हैं, कल मशीनरी काम करेंगे, अगले दिन मोबाइल ही बनाएंगे। हर कोई काम हम ज़्यादा से ज़्यादा काम
करेंगे। ये हो गया हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। मैं समझता हूँ कि आपको उतना समझ में आ गया होगा। अब देखें, हम अब अगला पॉइंट लेके चलते हैं। हम इसे में डाल देते हैं। देखिए, इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, जो अगला है हमारा वो है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। भाई मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस क्या है? क्या इम्पोर्टेंस है मैनेजमेंट से? हमें क्या क्या फायदा होता है, क्या फायदा नहीं होता, हमें ये जानना पड़ेगा। भाई मैनेजमेंट क्या चीज़ होती है, क्यों लोग मैनेजमेंट करते हैं, हर बार रोज अखबार में पढ़ते हैं मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, शादी ब्याह में जाते हैं कि मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। आखिर ये मैनेजमेंट इतना उपयोगी क्यों है, इतना महत्वपूर्ण क्यों है, तो हम जानेंगे। तो सबसे पहला हमारा दिया है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। पहला पॉइंट है हमारा मैनेजमेंट helps in achieving group goals। पहला पॉइंट है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, यानी जो प्रबंधन से हमें सहायता मिलती है, क्या मिलती है? अचीविंग, प्राप्त करने में, ग्रुप गोल्स, अपने समूह के उद्देश्यों को प्राप्त करने में क्या मिलती है? सहायता मिलती है। तो कल मैंने बताया था कि मैनेजमेंट है ये ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, यानी एक व्यक्ति प्रबंध नहीं कर सकता, बहुत सारे लोग इसमें जुड़े रहते हैं। अपने नवोदय विद्यालय में 3 लोग जुड़े हैं, 4 एक्टिविटियाँ होती हैं। मेन एक्टिविटी, प्राइमरी एक्टिविटी और सेकेंडरी। प्राइमरी तो हमारी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हैं, और सेकेंडरी है जैसे कुकिंग है, खाना बनाना, मैस प्रोवाइड करना, आपके लिए हॉस्टल की व्यवस्था करना, हाउस मास्टर की व्यवस्था करना, इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था करना, ये सब सेकेंडरी काम है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो इन सबको मिलाकर अगर इन सबको खाना समय पर नहीं मिले, आपको लाइट समय पर नहीं मिले, या पानी जो सुबह आप नहाते हैं वो समय पर नहीं मिले, तो वहाँ पर मैनेजमेंट नहीं कहलाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि सभी को उद्देश्य, जितनी भी हमारी एक्टिविटियाँ होती हैं सही समय पर हो, तो वो मैनेजमेंट है। तो यह सभी का उद्देश्य पर आप कैसे होता है? मैनेजमेंट से। तो हम हर काम के लिए काम आते हैं प्रिंसिपल के पास। तो प्रिंसिपल के पास क्या आते हैं कि हर काम सही समय पर कौन करवा सकता है? प्रिंसिपल करवा सकता है। ऐसी हमारी सोच है, ऐसा हम मानते हैं, हमारी ह्यूमन नेचर है, इसलिए हम प्रिंसिपल के पास जाते हैं। तो हम प्रिंसिपल कौन है? मैनेजर हमारा। तो प्रिंसिपल हमारे जो मैनेजर हैं वो हर काम को मैनेज करते हैं। सर पानी नहीं आ रहा, सर लाइट नहीं आ रही, सर ये प्रॉब्लम, उनके पास जाते हैं और तुरंत काम शुरू हो जाता है। तो ये कह रहे हैं कि मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। जितने भी हमारी ग्रुप एक्टिविटी होती हैं, अगर अच्छा मैनेजमेंट होगा तो सभी का उद्देश्य पूरा होगा, वरना सभी का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। एक एक्टिविटी भी हमारी बेकार हो गई, जैसे मान लीजिए आपको पानी समय पर नहीं मिला, तो आप नहाने के लिए लेट हो जाएंगे, नहाने के लेट हो जाएंगे तो नाश्ते में लेट जाएंगे, नाश्ते में लेट जाएंगे तो फिर आपकी क्लासें भी लेट होंगी। इस तरह से आपका पूरा दिन उस दिन लेट हो जाएगा। तो वहाँ पर मैनेजमेंट अच्छा नहीं कहलाएगा। टाइम पर मिले तो वहाँ पर मैनेजमेंट कहलाएगा। तो पहला उद्देश्य हमारा पूरा हो गया, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। जो दूसरा है हमारा, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल गोल्स। दूसरा है पॉइंट कि मैनेजमेंट helps in achieving personal goal। तो अभी हमने पढ़ा कि जो मैनेजमेंट है वो ग्रुप गोल्स को पूरा करने में हमारी सहायता करता है, वैसे ही मैनेजमेंट हमारे व्यक्तिगत कार्यों को, व्यक्तिगत उद्देश्यों को भी पूरा करता है। अब हम अच्छा मैनेजमेंट है तो हम किसी संस्था में काम करना चाहते हैं, भाई नवोदय में काम करना चाहते हैं, केवी में काम करना चाहते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं कि सर मैं तो सिप्ला में काम करना चाहता हूँ, रेन टैक्सी में काम करना चाहता हूँ। क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि वहाँ का मैनेजमेंट है। अगर मैं वहाँ काम करूँगा तो मेरे पर्सनल गोल्स भी पूरे हो जाएंगे। जैसे मैं अच्छी कंपनी में हूँ
तो मेरे नाम से क्या अच्छी मेरी शादी होगी। ये अपना पर्सनल गोल है। अच्छी कंपनी में काम करोगे तो आपके बारे में लोग अच्छा विचार करेंगे। बेकार कंपनी में काम करेंगे, बदनाम कंपनी में काम करेंगे तो आपके बारे में विचार लोग कम करेंगे। तो हमारे जो व्यक्तिगत गोल होते हैं, अच्छी सैलरी मिलेगी, तो अच्छी सैलरी कहाँ मिलेगी? अच्छी कंपनी में। कि बेकार कंपनी में आपको अच्छी सैलरी नहीं मिलेगी। अच्छी कंपनी में ही जो कैसी कंपनी है जहाँ मैनेजमेंट अच्छा है, जहाँ जिसका व्यवसाय बड़ा है वो कंपनी आपको ज़्यादा पैसे देगी, और छोटी कंपनी होगी तो आपको कम पैसे देगी। छोटे स्कूल देख लो, गवर्नमेंट स्कूल देख लो, तो उनमें सैलरी का अंतर रहता है। तो हम कह सकते हैं मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल गोल। जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हमारे व्यक्तिगत गोल भी उनमें पूरा हो सकते हैं, पूरा हो जाते हैं। अगला है मैनेजमेंट हेल्प्स इन मैनेजमेंट क्रिएटेड डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा पॉइंट है, हाँ, तीसरा मैनेजमेंट क्रिएट डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा पॉइंट है मैनेजमेंट क्रिएट डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। जो मैनेजमेंट होता है उसका क्रिएट करता है, निर्माण करता है काय का? डायनामिक। डायनामिक क्या होता है? बदलते रहने वाला। जो बदलता रहेगा वो डायनामिक है। जो परिस्थितियों के हिसाब से क्या करेगा? बढ़ता रहे। जैसी परिस्थिति होंगी वैसा ही बदल लेंगे हम, वैसा ही रूप ले लेंगे, तो क्या कहलाएंगे हम? डायनामिक। और एक जैसा ही रूप होगा हर जगह, हर स्थिति में बस एक से रहेंगे तो वो डायनामिक नहीं कहलाएगा। तो मैनेजमेंट क्या करता है? आपको डायनामिक बनाता है, संस्था को डायनामिक बनाता है। मैनेजमेंट क्रिएट डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज को डायनामिक बनाता है। देख लो आज हमारे कोविड-19 है। कोविड-19 में क्या हुआ? आज हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो हमारी संस्था कैसी है? डायनामिक। जैसा रूप है आज जरूरत कैसी है? ऑनलाइन पढ़ाने की, तो हमने तुरंत अपना रूप बदल लिया और आज आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। तो ये क्या हो गया? डायनामिक। पहले आप क्लास में पढ़ाते थे, जमीन में पढ़ाते थे, सिलेट पढ़ाते थे, आज हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। और आज घर पे मोबाइल बनाकर मोबाइल से आपको पढ़ा रहे हैं, आप घर में बैठे हुए, और हम यहाँ क्लास में अकेले पढ़ा रहे हैं आपको। अकेले कोई क्लास में नहीं है तो आपको पढ़ा रहे नहीं, तो क्या है? डायनामिक, यानी परिवर्तनशील है, हमेशा बदलता रहता है। और हमेशा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मैनेजमेंट आपके सिस्टम को डायनामिक कर देता है, आपको सोचने पर मजबूर कर देता है, अपने आप को बदलने पर मजबूर कर देता है। दैट इज मैनेजमेंट क्रिएट डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन को डायनामिक बना देता है, कर देता है। देखें अगले और है समझाते हैं पहले। चौथा पॉइंट है मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। तो अगला जो उद्देश्य है वो बता रहा है हमें कि मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। अच्छा जो संस्थाएं होती हैं वो हमारे समाज का विकास करती हैं। वैसे ही मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी हमारे समाज का क्या करती हैं? विकास करती हैं। आज तमाम नवोदय विद्यालय हैं, केवी विद्यालय जो अच्छे स्कूल हैं, आज हमारे पास सीबीएसई के अच्छे स्कूल हैं, आज हमारे पास सभी के पास मोबाइल है, तो ये पढ़ाई हो पा रही है। अभी बहुत से लोगों के पास पढ़ाई नहीं है, तो वहाँ पर ये पढ़ाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि मोबाइल है, इंटरनेट है। अगर हमारे पास इंटरनेट की व्यवस्था है, हमारे पास मोबाइल की व्यवस्था है, व्यवस्था मतलब क्या है? मैनेजमेंट, मैनेज कर सकते हैं, मोबाइल की मैनेजमेंट का, इंटरनेट का मैनेज कर सकते हैं, तो हमारे समाज का क्या होगा? इससे विकास होगा। तो आज इंटरनेट है, मोबाइल है घर घर में, तो हम आपको ऑनलाइन पढ़ा पा रहे हैं। इससे आपके समाज की जो पढ़ाई रुक गई है, हम बाहर नहीं निकल सकते, हम कहाँ बाहर निकल पा रहे हैं? हम क्लास नहीं चला सकते ना, हम ज़्यादा भीड़ इकट्ठी कर सकते हैं। तो उस बीमारी से बचने के लिए क्या है? हमारा समाज का विकास कैसे हो गया? क्योंकि आज हमारे पास मोबाइल की व्यवस्था है, इंटरनेट की व्यवस्था है, तो हम आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। तो क्या हो गया इससे? मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट मैनेजमेंट ऑफ सोसाइटी। हमारे समाज की क्या कर दी उन्होंने? विकसित कर दिया, विकास कर दिया। बीमारी में भी आप पढ़ रहे हैं, आपकी पूरी पढ़ाई हो रही है,
चाहे थोड़ी हो रही है या कम हो रही है ये बात नहीं है, लेकिन पढ़ाई तो आपकी हो रही है। धीरे धीरे जैसी व्यवस्था बनती जाएगी वैसे ही आपकी पढ़ाई और अच्छी होती चली जाएगी। तो देखें अगला पॉइंट, हाँ, मैनेजमेंट इंक्रीज इफिशिएंसी। अगला है मैनेजमेंट इंक्रीज इफिशिएंसी। मैनेजमेंट क्रिएट इफिशिएंसी। तो जो मैनेजमेंट है, एक अच्छा मैनेजमेंट आपकी जो टैलेंट है, आपकी स्किल है, उसमें एफिशिएंसी लाता है। क्योंकि हम जैसे लोगों में रहते हैं वैसा ही काम सीखते हैं। अच्छे लोगों में रहेंगे तो अच्छी चीज़ें सीखेंगे, बुरे लोगों में रहेंगे तो बुरे चीज़ें सीखते हैं। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, दूसरे को अनुकरण करते हैं, दूसरे व्यक्तियों को फॉलो करते हैं, अच्छों को कम करते हैं, बुरी चीज़ों को हम ज़्यादा फॉलो करते हैं। जबकि मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजमेंट इंक्रीज इफिशिएंसी, अच्छे लोगों को चुनता है, उन अच्छे लोगों को और अच्छा बनाता है। नवोदय विद्यालय गाँव से अच्छे पढ़ने वाले बच्चों को चुनता है और उनकी एफिशिएंसी को और बढ़ाता है, उनको बेकार नहीं होने देता, उनकी पावर को और बढ़ाता है। हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी। काम करने वाले हैं, मान लो एक व्यक्ति 100 शर्ट बनाता है और 500 रुपये कमाता है, और एक व्यक्ति 40 शर्ट बनाता है और वो भी 500 रुपये पाता है, तो क्या फ़ायदा होगा, नुकसान होगा। 500 रुपये पर डे सैलरी देनी। तो अब मैनेजमेंट ने क्या किया, जितने पीस बनाएंगे आप 10 रुपये पीस आपको मिलेगा। अब जो 100 पीस बनाता है तो उसे कितने मिलेंगे, 100 इंटू 10 1000, और जो 40 बनाता था उसके कितने होंगे, 40 इंटू 10 400। तो उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, बढ़ेगी। वो क्या करेगा, अब 40 नहीं बनाएगा, वो भी 100 बनाने की कोशिश करेगा नहीं करेगा। अरे भाई 40 बनाता है या अभी तनख्वाह मिलेगी तो वो और कम बनाएगा, लेकिन जब तनख्वाह उसे पर पीस दिया जाएगा, मैनेज कर दिया हमने, क्योंकि पर पीस के हिसाब से मैनेज कर दिया, तो आपकी मैनेजमेंट कैसी हो गई, मैनेज करने वाली हो गई। तो अब वो व्यक्ति क्या करेगा, 100 बनाने की कोशिश करेगा, तो उसकी क्या बढ़ गई, एफिशिएंसी। तो हम इसे कहते हैं कि मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी। तो बस इतना समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन वगैरह नहीं कर सकते। फिर भी अगर आप कोई क्वेश्चन वगैरह करना चाहें तो मेरे मोबाइल नंबर पर 8630741604 पर कॉल कर सकते हैं और मुझसे अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।